देखो, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई बच्चे जानते ही हैं कि ऑफलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में देखो मटेरियल बहुत है, बट यह आपको चूज़ करना पड़ेगा कि हमारे लिए काम की चीज़ क्या है। क्योंकि वो तो परंपरा चली है कि महिला ही खाना बनाती हैं और रुचि भी उन्हीं की है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 11,000 करोड़ रुपए का जो बजट है इस बार बढ़ाया गया है। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? गाने सुनते हैं, खेल खेलते हैं, बातचीत करते हैं। गेम कौन सा गेम खेलते हैं? पबजी। अच्छा, पबजी। अच्छा, पबजी को देखा जाए तो पिछले 1-2 वर्षों में पबजी को लेकर बहुत बड़ा हवा बना है, क्योंकि उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों उसी क्षेत्र में होते हैं। जब एटीट्यूड के साथ एप्टीट्यूड मिल जाता है, उसका रुझान मिल जाता है, तो वो उस क्षेत्र में अपार सफलता की संभावनाएं खोज चुका होता है। मुझे एमपी का कुछ भी पता नहीं था और एमपीपीएससी का फुल फॉर्म भी पता नहीं था। बाकी ज़्यादातर तो दाल ही बनाते हैं, जल्दी बन जाती है। अच्छा। हाँ, और कभी पार्टी करनी है तो फिर क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? भजिया पूड़ी? ज़्यादा से ज़्यादा पनीर बना लेते हैं। पनीर बना लेते हैं। हाँ। 90% लोग ये कहते हैं कि भाई दोस्त, जो अभी तक स्कूल में पढ़ाया गया वो आज मुझे 1% भी काम नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं यशवट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। यह कथन, यह विचार हम सभी ने सोशल मीडिया पर कई बार देखा है। इसके असल मायने देखें तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को परिपक्व बनाती है, अपने सही, अपने गलत, अपने अच्छे और अपने बुरे को लेकर सक्षम और सजग बनाती है। इंसान जितना शिक्षा प्राप्त करेगा उतना ही अपने हक अधिकार को लेकर खड़ा रहेगा, और साथ ही साथ रोजगार, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए तो शिक्षा महत्वपूर्ण है ही। एक दौर था जब शिक्षा अपने मायने में बहुत बड़ी चीज़ थी, आज भी है, लेकिन शिक्षा का दौर समय के बदलते बदला है। एक दौर ये भी था कि जब लोग गलती से भी पैर पर बस्ता, कॉपी या किताब लग जाने पर 4 बार उसे माथे पर लगाया करते थे। अपनी बात ना माने जाने पर भी लोग सरस्वती या विद्या की कसम खाया करते थे। आज शिक्षा बदली है क्योंकि दौर बदला है, समय बदला है। पिछले 2 दशक में या फिर कहें तो 1 दशक में जैसे जैसे इंटरनेट, मोबाइल और स्मार्टफोन सभी हर दूसरे हाथ में गए हैं, वैसे ही शिक्षा का दौर बदला है। कहेंगे कि शिक्षा का स्तर और शिक्षा की ज़रूरत बढ़ी है, लेकिन महत्व ज़रूर कम हुआ है। पिछले 2 दशक में शिक्षा इस तरीके से आगे उभर कर आई है कि ज़रूरत ही नहीं, लोग मन मर्जी के हिसाब से ज़्यादा ज्ञान उपार्जन करना चाहते हैं। और पिछले दो वर्षों को देखें तो कोरोना ने जैसे सभी को, सारे विश्व को हैरान और परेशान किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को लेकर बड़ा मुद्दा बना है। अब ऑनलाइन क्लास कितनी ज़रूरी है और कितनी सही और कितनी गलत, ये तो परिणाम और समय ही बताएगा। आज हम आए हैं शिक्षा पर चर्चा करने, उज्जैन स्थित फर्स्ट स्टेप अकेडमी के परीक्षार्थियों से बात करने, जो कि सिविल सर्विसेज, बैंक, एसएससी और अन्य तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के संचालक श्री रितेश यादव जी से हम बात करेंगे और उनसे सभी और छात्रों से भी बात करेंगे। सर नमस्कार। आपका नमस्कार। सर, सिविल सर्विसेज इस चीज़ को लेकर जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मेरा आपसे आग्रह है कि सबसे पहले सिविल सर्विसेज को लेकर और सभी परीक्षाओं को, सबसे महत्वपूर्ण सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को लेकर एक स्ट्रक्चर बताएं, ताकि जिन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है वो सिविल सेवा को सही भाषा में और सरल तरीके से समझ पाए। देखिए, देश में सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विस जिसको बोल रहे हैं आप, उसको यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 3 चरणों में चलती है। जैसे पहला चरण है उसका प्री, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। ठीक है। प्री आपका इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जीएस एंड पेपर 2 सीसेट। पेपर 1 जीएस में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव 1/3 मार्किंग होगी आपकी। पेपर 2 जो सीसेट है, इसमें टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें भी 1/3 होता है, बट ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। जैसे ये क्वालिफाइंग पेपर है सीसेट, आपको बस 33% इसमें नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है। जैसे ही आपने प्री निकाला, फिर आप मेंस देते हैं। मेंस में आप देखते हो स्टार्टिंग में आपके 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। पहले लैंग्वेज में पहला पेपर आप इंग्लिश इज़ कंपलसरी, उसके बाद जो हिंदी का या अपने संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कोई सा भी एक आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जैसे उत्तर भारत में अपन देखें तो बेसिकली आपके सिलेबस में सभी जगह हिंदी ही पढ़ाया जाता है, तो सभी हिंदी ही लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पेपर आप देखोगे 6 पेपर होते हैं। और जैसे पहले पेपर में आप देखोगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है। सेकेंड पेपर में देखोगे पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन।
थर्ड पेपर में साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी होता है। पेपर फोर्थ आपका इथिक्स होता है। और पेपर जो फिफ्थ है उसमें 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। आप मतलब आपका जो भी ग्रेजुएशन है उस बेस में आपने जो भी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना रखी है तो वो आप लैंग्वेज पेपर में ले सकते हो, मतलब ये ऑप्शनल पेपर में ले सकते हो। इसके 2 पेपर होते हैं और ये जितने भी पेपर होते हैं सब इक्वल मार्क्स के 250-250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये मेंस भी आप निकालते हैं तो फिर लास्ट स्टेज होती है आपकी इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। और इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं और आपकी एक्टिविटी की, आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपका एटीट्यूड क्या है या आपके जवाब देने की शैली क्या है, ठीक है, आप उसको मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसको। तो मतलब इनडायरेक्टली आपका, क्योंकि देखो नॉलेज उन्होंने प्री और मेंस दोनों में चेक कर लिया है आपका, क्योंकि इतने सारे लाखों बच्चों में आप प्री निकाल के आए हो फिर मेंस निकाल के आए हो, तो नो डाउट वो आपको वहाँ आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, बस आपका यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल और एक आपकी बौद्धिक क्षमता इंटेलेक्चुअल चेक कर रहे हैं, ताकि अपन कितना हैंडल कर सकते हैं बड़ी से बड़ी सिचुएशन को, एक जिला कैसे हैंडल कर सकता है एक व्यक्ति। हाँ, तो वो ये कि वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल एक देखा जाता है आपका, क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी चेक कर चुके हैं वो आपके पेपर 1 और मतलब प्री और मेंस को लेकर, ठीक है। अच्छा सर, आपका क्या पढ़ाई, आप जो शिक्षक कब से हैं, कितना आपका करियर पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर और अध्यापक को लेकर आपका करियर कितना लंबा हो चुका है? देखा जाए तो मैं पढ़ा वैसे 6ठी क्लास से रहा हूँ। अच्छा, 6ठी क्लास बचपन से ही में, रुचि बचपन से ही मेरे को एक ऐसे टीचिंग में और एक स्पोर्ट्स में। अच्छा, मैं अपने टाइम का नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ। अच्छा, कौन से खेल में सर? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और फुटबॉल, तीनों गेम में। और बेसबॉल में ऑल इंडिया टीम का अपने एज ए MP टीम का कैप्टन भी रहा मैं। अच्छा, RGPB यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया अपने ऑल इंडिया लेवल पे, उस टाइम 4th रैंक भी थी इसकी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका इतना लंबा कैरियर है पढ़ाई को लेकर, बच्चों को पढ़ाने को लेकर, जो 2 साल से हम जो एक नया फिनोमेना देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, इंटरनेट को पढ़ाई, और जो एक ऑफलाइन जो ट्रेडिशनल अपना पढ़ाई का तरीका था, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्या विचार है इस चीज़ पर? इसमें देखा जाए तो देखो, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई, बच्चे जानते ही हैं कि ऑफलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में देखो मटेरियल बहुत है, बट यह आपको चूज़ करना पड़ेगा कि हमारे लिए काम की चीज़ क्या है। नहीं तो मालूम पड़ा आप ऑनलाइन गए और जो काम की चीज़ देखने गए उसको छोड़ के अपन और जगह भटक गए। ऑफलाइन में ये है कि एक सिस्टमेटिक अपन यहाँ पे क्लास आए हैं तो अपने को 3 से 4 घंटे का जो भी आपका लेक्चर है एक सिस्टमेटिक चलता है। ऑनलाइन में कोई लिमिटेशन नहीं है। अब जैसे वो पूरा डाटा के ऊपर है, आपके पास जितना डाटा है उतना आप उसका यूज़ करेंगे, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी है, और उसमें भटकाव ज़्यादा है। ऑफलाइन में क्या है कि अपने गाइडेंस में पढ़ना है, बच्चे आते हैं एक लेक्चर ये लगा तो इसमें काम की चीज़ें ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ को छुपाने के लिए या फिर एक चीज़ को बताने के लिए 3-4 चीज़ें और अपने सामने आती हैं। मतलब अच्छा, बहुत सारे मतलब वेराइटीज़ मिल जाती है ना आपको, और आपको ये डिसाइड आप नहीं कर पाते कि कौन सा काम का चीज़ है और कौन हमको सही गाइडेंस कर रहा है, कौन इसमें नहीं कर रहा है। सब अपन देख लेते हैं, ये भी देख लो ये भी देख लो, बट वहाँ टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो गया। ऑफलाइन में सिस्टमेटिक ये है कि आपको ये लेक्चर में इतना पढ़ना है, इसके मतलब ये पैटर्न एग्जाम का ऐसा पेपर आता है और अपने को यही पढ़ाई करना है। अब एक रूटीन बनाता है, एक रेगुलरिटी और डिसिप्लिन ऑफलाइन क्लासेस बनाती है। हाँ, घर पे बैठकर बिस्तर में पढ़ना और एक जो यहाँ पर कक्षा में बैठकर कंपटीशन इतने सारे लोगों के साथ में करना है ना, वो चीज़ों को अपने आप को बौद्धिकता को ज़्यादा बढ़ाती है। हाँ। क्या लगता है सर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ने शायद इंटेलेक्चुअलिटी, बौद्धिकता शायद कम करी है? क्योंकि हम पहले पढ़ते थे, किताबों में करते थे, लिखते थे, टेस्ट देते थे, लेकिन आज हमें सब ऑडियो और विजुअल, सिर्फ कहानी के तौर पर सब कुछ बता दिया जाता है, क्योंकि आज हमारे पास नॉलेज कम और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रहा है। हाँ। ज्ञान से ज़्यादा अपने पास सूचनाएं आ रही है अलग अलग तरीकों की, तो सूचना हमारे दिमाग में केंद्र हो रही है और नॉलेज हम सूचने, क्यूरोसिटी, जिज्ञासा कम हो रही है। क्या लगता है आपको इस पर? ये तो देखा ही गया है। इसमें ऑनलाइन पढ़ाई में देखो बच्चा एकदम सीरियसली होके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीरियस होकर नहीं पढ़ पाता है। उसका रीज़न ये है कि क्लास में तो टीचर देख रहा है कि भाई सर हमको इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ हम गलत करेंगे तो हमको डांट भी पड़ जाएगी। अब ऑनलाइन में क्या है कि वहाँ घर पे कौन बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, अपन उस पर निगरानी नहीं कर सकते हैं। उनकी इच्छा हुई तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो सो गए, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्लास में आके तो सो नहीं सकते हैं अपन, यहाँ आना है तो यहाँ पढ़ना ही है, तो चीज़ें ये थोड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए बच्चा यहाँ सीरियस होकर पढ़ता है और वहाँ पे अपने लेवल पे अपने हिसाब से रूटीन बना लेता है। इच्छा हुई तो पढ़ी, नहीं हुई तो खाना खाने जाना है तो चले गए, घूमने जाना है तो घूमने निकल गए। बट यहाँ फिक्स एक 3 से 4 घंटे उनको यहाँ दे के पूरा मतलब एक प्रॉपर स्टडी होती है प्लान यहाँ पे इसकी। अब देखते हैं 2 साल से जो है इसका परिणाम कैसा निकलता है, तो समय बताएगा। बाकी बच्चों से बात, छात्रों से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विशाल परिहार। विशाल, किस चीज़ की, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों जाना चाहते हैं सिविल सेवाओं में? सिविल सेवाओं में इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं एक पुलिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी पुलिस में ही थे, मेरी दीदी पुलिस में है, और एक अपनी
अपनी कलाओं को मैं अपना दिखाना चाहता हूँ प्रशासनिक सेवाओं में। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा देंगे तो सभी लोगों को सुनाई देगा। प्रशासनिक सेवाओं में अपना रोल निभाना चाहता हूँ अच्छे से, और अपने पापा का सपना जो ड्रीम है वो भी पूरा करना चाहता हूँ। प्रशासनिक सेवाओं में कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया कि आप उस जगह देखते हैं कि मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ बदल सकता हूँ सिस्टम को, या फिर कुछ बदल तो नहीं सकता लेकिन अपना योगदान इस तरीके से दे सकता हूँ? कौन सा फैक्टर है प्रशासनिक सेवाओं का? प्रशासनिक सेवाओं का ये फैक्टर है कि जैसे कि अभी देख रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अधिकतर गलत संगति में जाकर गलत चीज़ों में पढ़ रहे हैं, और उज्जैन में तो ज़्यादा ही ये चीज़ें हो रही हैं कि वो कहीं और संगत में पढ़ रहे हैं, गलत चीज़ों में पढ़ रहे हैं। तो ये है, इसका फैक्टर ये है कि अगर हम शुरू से ही स्कूलों में ही बच्चों को रोक दिया जाए या फिर वहाँ पे ही इनको संभाल लिया जाए तो आगे जाके ये सब नहीं होना, ये चीज़ें नहीं होंगी और बंद हो जाएंगी। अब यूथ को जागरूक करना चाहते हैं, यूथ को लेकर, क्योंकि यूथ सब दुनिया में सबसे बड़ा यूथ कंट्री है आज की तारीख में, यूथ के लिए। आपका क्या नाम है? अंजलि पोरवाल। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बैंकिंग की। बैंक की। वही प्रश्न, क्या अंतर लगता है आपको प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने में और बैंक की, जो एक व्यापम की परीक्षा होती है और एक बैंक की परीक्षा होती है, उन सब चीज़ों उनमें और इनमें प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में क्या अंतर लगता है आपको? क्या आपने अनुभव किया? इसमें बैंक में बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा मतलब अपन को पढ़ना रहता है, और उसमें ये पॉलिटी वगैरह इसके बारे में ज़्यादा, और सर्विसेज अच्छा, के आप बारे कहाँ में। के रहने वाले हैं? यहीं पे उज्जैन उज्जैन। के लोकल, यहीं घर से रहते हैं? ओके, ठीक है। कौन सा खेल पसंद है? खेल खेलती हैं या फिर अब कुछ खेल खेलती, रुचि किस चीज़ में? जब अपना पास स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो उस चीज़ को कैसे दूर करती हैं? फ्री कैसे रहती हैं इन सब तनाव से, पढ़ाई के तनाव से? सर हमारी फैमिली इतनी बड़ी कि हमको और किसी की ज़रूरत ही नहीं, फैमिली में ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि फैमिली ही एक तरीके का तनाव को दूर करने का काम करती है। पीछे चल के बात करेंगे। नमस्ते, आप यहाँ फैकल्टी हैं? जी, किस चीज़ की? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम कुमार विनय है। अच्छा विनय सर, आपने इकोनॉमिक्स की बात की। अभी हाल ही में भारत का बजट आया है। जी जी। और बजट में बहुत सारी बातें उसके पक्ष में रखी गई, उसके विपक्ष में रखी गई। आपने अनुभव किया, आपका अध्ययन क्षेत्र इकोनॉमिक्स है, तो आपको हमसे ज़्यादा समझ में आया होगा, उसकी बारीकी आपने समझी होगी। क्या लगता है, हम आज छात्रों के साथ हैं तो छात्रों की बातें करेंगे, छात्रों पर, शिक्षा पर क्या प्रभाव रहेगा इस बार के जो नया बजट आया, जो निर्मला मैडम ने पेश किया है? देखो, पिछले साल की बात करें अगर, तो पिछले साल का जो बजट था, दरअसल कोविड परिस्थितियों से उबरने के लिए उस बजट को बनाया गया था, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बल दिया गया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कोविड के कारण जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस और जिनकी पढ़ाई अवरुद्ध हो चुकी थी, जो कि बाधा बन करके आया था कोविड, तो उस चीज़ से उभरने के लिए इस बार का बजट बनाया गया है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 11,000 करोड़ रुपए का जो बजट है इस बार बढ़ाया गया है, ठीक है, ताकि बच्चों का समग्र शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया, ताकि बच्चों का समग्र विकास किया जाए। और इन्हीं विकास के माध्यम से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, डिजिटल पढ़ाई के लिए तमाम चीज़ों पर खर्च को बढ़ाया गया है, ताकि बच्चे अपना व्यवस्थित जीवन निर्वाह कर सके, ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित नए नए कोर्सेज को लॉन्च किया गया। हमारे मध्य प्रदेश में ही जो बजट आया, इसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में तमाम कोर्सों को, नए नए कोर्सेज को जारी किया है। ये बजट वास्तव में बच्चों के लिए आत्मनिर्भर बजट के रूप में साबित होगा। अच्छा, क्या लगता है कि आपको, आपके हिसाब से, आपके मनन के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें जो और जोड़ी जा सकती थी इस चीज़ को और अच्छा करने के लिए, क्या लगता है? देखो, बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन समस्या क्या होती है, बच्चा जिस सब्जेक्ट को लेकर के अवेयर होता है ना, वो सब्जेक्ट उसका अलग होता है, और कंपटीशन की तैयारी में उसके सब्जेक्ट बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इस बार के बजट में या आने वाले संभावित बजटों में ये सारी चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए कि बच्चों को कम से कम एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा जरिया उपलब्ध करा दिया जाए उसी क्लास के दौरान, ताकि बच्चे वहाँ आए और उसको वहीं से रोज़गार मिल जाए, वो रोज़गार के लिए बाहर ना भटके, रोज़गार पर केंद्रित हो, रोज़गार केंद्रित हो। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हो गया है, बाहर तमाम प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम है, ये सारी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री कौशल कौशल विकास जो योजना है, ये हम बाहर क्यों कर रहे हैं, बाहर किसी इसका सेंटर लगा के क्यों कर रहे हैं? ये हो सकता है कि स्कूल में ही जोड़ दी जाए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल का होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है, ये सारी चीज़ें होती। तो एक कोर्स इसका भी लाया जाना चाहिए, और इस कोर्स के माध्यम से बच्चों को वहीं रोजगार, महिलाएं जो है उनको विभिन्न प्रकार की जो क्राफ्टिंग है, ये सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, ताकि उनको रोजगार का एक जरिया मिल सके। नौकरी के पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे वह न दौड़े, है ना। बात आपने ये वाली सारी बात करी, क्योंकि मेरे भी मित्र हैं
जो अब रोज़गार में जा रहे हैं, अब वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनसे कभी बात होती है रोज़गार को लेकर, स्कूली शिक्षा को लेकर, तो ज़्यादातर 90% लोग ये कहते हैं कि भाई दोस्त, जो अभी तक स्कूल में पढ़ाया गया वो आज मुझे 1% भी काम नहीं आ रहा है। तो उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है ना कि बच्चों को जिस प्रकार की आप शिक्षा दे रहे हो और बच्चे जो शिक्षा लेना चाहते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है ना। अब ये तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चों को जिस फील्ड में जाना है उसी क्षेत्र में वो अपना करियर बनाए, लेकिन कुछ कमियां बच्चों में भी है, वो क्षेत्र किसी और को चुन लेते हैं और फिर काम किसी और के ऊपर करते हैं। लेकिन मूल जो विज्ञान है, मूल गणित है, मूल अंग्रेजी 10वीं 12वीं तक तो सभी को मेरे ख्याल से लेना चाहिए। बिल्कुल। तो उसी चीज़ में अपना रुचि का केंद्र कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, उसके लिए शिक्षा को ध्यान रखना चाहिए, फिर पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, समाज या फिर लोग भी उस चीज़ में आगे आए कि लोगों को बताए कि हम मूल शिक्षा तो प्राप्त करें ही, लेकिन आगे चलकर हमें रोज़गार, हमारी रोजी रोटी के लिए जो एक चीज़ हो या फिर जिसमें हमारा पैशन हो, उस तरफ कैसे आगे बढ़े। देखो, उस तरफ आगे बढ़ने के लिए हम बहुत सारे कदम अपना सकते हैं। सबसे बड़ी जो भूमिका इसमें होती है वो परिवार की हो सकती है, ठीक है। जैसे अमेरिका में सेट सिस्टम चलता है, वहाँ 10वीं के बेस पर एक टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट में क्या होता है, जिस बच्चे को जिस फील्ड में, जैसे रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, मैथ्स वाला पार्ट हो गया, उसमें कुछ जीके के क्वेश्चन हो गए, है ना, ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन में जिसमें सबसे ज़्यादा अंक उनको मिलते हैं, उस क्षेत्र में बच्चा अपना करियर बना लेता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों उसी क्षेत्र में होते हैं। जब एटीट्यूड के साथ एप्टीट्यूड मिल जाता है, उसका रुझान मिल जाता है, तो वो उस क्षेत्र में अपार सफलता की संभावनाएं खोज चुका होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये चीज़ें समझनी चाहिए, लेकिन इसमें परिवार, शिक्षक, ठीक है, विभिन्न संस्थान, इन सब की भूमिका भी होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा, मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा, गाँव से कौन कौन है, विलेज से यहाँ पर कौन कौन है? हाथ उठाए। ये सोचने वाली बात नहीं, गांव से होना बहुत अच्छी बात है। कौन कौन है? अच्छा, कौन से गांव से हैं आप? क्या नाम है आपका, पहले बताएंगे? ललित राठौड़। कौन से गांव से आप? कहाँ से? झूठावत सर, महितपुर के पास। थोड़ा आवाज़ बढ़ा के बोलें। झूठावत, महितपुर के पास। अच्छा, शहरी बच्चों में और ग्रामीण बच्चों में जो पढ़ाई को लेकर जुनून है, मैं देखता हूँ कि उज्जैन में या फिर कहीं भी क्षेत्रों में एनडीए और डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा रुझान है ना। हाँ, दूसरी परीक्षा को लेकर भी होगा। तो क्या देखते हैं आप कि शहरी बच्चों में और ग्रामीण बच्चों को लेकर जो उनके बीच में परिश्रम रहता है कि आप रूम से रहते होंगे, यहाँ पर खाना खुद बनाते होंगे, कपड़े खुद धोते होंगे, घर को व्यवस्थित, रूम को व्यवस्थित, हर चीज़ें खुद करना पड़ता है। तो क्या कठिनाई दोनों के बीच में जब कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं, क्या अनुभव करते हैं शहरी बच्चे की पढ़ाई में और ग्रामीण बच्चे की जो शहर में आकर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं? सर, जो गांव का रहेगा तो ओबियसली पढ़ाई करना ही है, इसलिए तो उज्जैन मतलब पढ़ने आया है। अच्छा, हाँ, और पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने का अंतर क्या देखते हैं? क्योंकि शहर का बच्चा उसको काफ़ी समय फ्री मिल जाता है, आपको सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। हाँ सर, टाइम का कमी होती है। अच्छा, गांव में क्या खेती है आपकी? हाँ है सर। क्या बोया है इस बार? गेहूँ है, लहसुन है। क्या भाव चल रहा है गेहूँ का? गेहूँ सर ये 2200। अभी किसान आंदोलन हुआ था, देश विदेश में चर्चे थे बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आपको किसान आंदोलन मध्य प्रदेश के किसानों को किस तरह से प्रभावित किया? क्या सही था, क्या गलत था? और किसान पर जो बिल आया था, क्या लगता है आपको उस पर? सोचा उस बारे में कभी? आइडिया नहीं है सर। चलो, अच्छा, ठीक है। कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? कबड्डी सर। कबड्डी। कबड्डी के बारे में थोड़ी जानकारी बताएंगे सब लोगों को, कबड्डी क्या होती है, किस तरीके से? क्या सर, उसमें मतलब 7 प्लेयर्स होते हैं। अच्छा। और 2 पारियों में 7-7 मिनट, 7.5 मिनट में खेला जाता है सर। अच्छा, ठीक। और कौन था भाई? अच्छा, आप थोड़े मुझसे ज़्यादा उम्र में बड़े लग रहे हैं। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम शिवनारायण सूर्यवंशी है। अच्छा। मैं महितपुर से हूँ। महितपुर से। वही प्रश्न कि शहरी बच्चे की पढ़ाई में और ग्रामीण बच्चे की पढ़ाई में, क्योंकि आपका परिवेश ग्रामीण होता है, ये कम या ज़्यादा नहीं, गलत या सही नहीं, लेकिन ग्रामीण परिवेश का बच्चा देखा जाता है थोड़ा कमज़ोर होता है। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ पढ़ाई को लेकर, वो बच्चे अपने आप को परिपक्व करते हैं और वो कई बार देखा जाता है शहरी बच्चों को भी पछाड़ देते हैं। आपका क्या इस पर विचार है? सर, वो ग्रामीण बच्चे में भी पढ़ाई की रहती है, पर वहाँ उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है गाँव में। हाँ, शहर के बच्चे को शुरू से ही अच्छी शिक्षा मिलती है, इसलिए वो ग्रामीण से काफ़ी थोड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, आपकी क्या खेती है? घर पे क्या है? सर, खेती है। खेती। क्या बोया है इस बार? सर, गेहूँ। गेहूँ। क्या वही प्रश्न पूछना चाहूँगा, किसान आंदोलन आपने देखा देश विदेश में चर्चे थे, क्या लगता है आपको किसान आंदोलन ने किस तरीके से प्रभावित किया? और जो किसान बिल आया था वो हम मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मूलतः सही है, गलत, क्या लगता है आपको? सर, ठीक ही है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? तौहीद में हूँ जी। अरे खुल के बोलिए, अपन बात कर रहे हैं। तौहीद में हूँ। तोहिन में हो। कहाँ से हैं आप? मैं गरोड से हूँ। गरोड से? मंसूर जिला, राजस्थान की बॉर्डर से, हाँ, है ना? आलोट के अगल बगल के क्षेत्र से? नहीं, तो अलग। अच्छा, राजस्थान बॉर्डर। बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर पे, मंसूर जिला। हाँ। अच्छा, क्या की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं एसएससी की कर रहा था। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं।
सबसे अच्छा स्कूल में कौन सा विषय लगता था आपको? मुझे मैथ्स ही लगता मैथ्स लगता था। इसी को लेकर आप मैथ्स को लेकर आगे चल के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी फिल्म पसंद है? मूवी तो पता नहीं। देखते मूवी पता नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, इतना देखने में इंटरेस्ट नहीं। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? गाने सुनते हैं, खेल खेलते हैं, बातचीत करते हैं, गेम? कौन सा गेम खेलते हैं? पबजी। अच्छा, पबजी। अच्छा, पबजी को देखा जाए तो पिछले 1-2 वर्षों में पबजी को लेकर बहुत बड़ा हवा बना है। पबजी तो भाई साहब बहुत आपका टाइम वेस्ट करता होगा, क्योंकि मैंने देखा है। नहीं, ऐसा क्यों? आप मैनेज कर लेते हैं उस चीज़ को? हाँ, मैं सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं खेलता। अच्छा, 1 घंटे पबजी खेलना ही है? हाँ। नहीं खेलेंगे तो फिर थोड़ा लगता है कि ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा जाती कर रहे हैं, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करना हो जाता। हाँ। अच्छा, इसके अलावा रूम से रहते हैं यहाँ पे? यस। क्या खाना खुद बनाते हैं? टिफिन लगा रखा है? खुद बनाते खुद बनाते हैं। क्या सबसे अच्छा लगता है खाने में? सबसे ज़्यादा दिन भर अभी जैसे थक कर जाओगे, क्या बनाओगे अभी? अभी तो कुछ है नहीं, गैस की व्यवस्था है नहीं, तो देखेंगे कुछ करेंगे। अच्छा, बाकी ज़्यादातर तो दाल ही बनाते हैं, जल्दी बन जाती है। अच्छा। हाँ। और कभी पार्टी करनी है तो फिर क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? भजिए पूड़ी? ज़्यादा से ज़्यादा पनीर बना लेते हैं। पनीर बना लेते हैं। हाँ। अच्छा, महीने में कितना खर्चा घर से आता है? महीने में 5,000 के अप्रोक्स आ जाता है। 5,000 में आप पूरा महीना चला लेते हैं? हाँ। अच्छा, और घूमने फिरने के लिए उज्जैन में कहीं जाते हैं और कहीं घूमना पसंद है? बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं। बस पबजी खेलना पसंद है? नहीं, रूम पे रहो। हाँ, बस रूम पे बैठे रहो और क्या। अच्छा, आपका नाम बताया क्या आपने? तौहीद में हूँ। तौहीद में हो? क्या मतलब है तौहीद का? तौहीद का मतलब जैसे कुछ टारगेट रहता नहीं, मतलब लक्ष्य। सच्चाई बताना। सच्चाई बताना। सच्चाई बताना। तौहीद में हो? ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने। आगे चलते हैं सर। किसान आंदोलन पे बात हुई, अगर आपका भी किसान अगर परिप्रेक्ष्य रहा है ना, क्या लगता है आपको जो किसान आंदोलन हुआ था और जो किसान बिल था मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे, क्योंकि मध्य प्रदेश की परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, किस तरीके से आपको लगा कि प्रभाव सही गलत में अपन दोनों, हम में से कोई उस चीज़ के पात्रता नहीं रखते कि हमसे सही या गलत बताए, लेकिन क्या लगता है आपके विचार क्या है? देखो, कोई भी सरकार बिल लाती है तो कहीं ना कहीं एक रिसर्च करके लाती है, एक आने वाले परिप्रेक्ष्य में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बट ज़रूरी नहीं कि बिल सही हो। संविधान भी ये बना था अपना, तो ऐसा नहीं था कि पूरे आर्टिकल अपने सही थे उसमें टाइम टू टाइम सुधार हुआ। तो यहाँ भी बिल जैसे सरकार लेके आई थी तो उन्होंने देखा कि इस बिल का इम्पैक्ट हो सकता है किसानों पे गलत पड़ रहा है, तो उन्होंने वापस भी लिया उसको। तो अच्छा है, ये डिसीजन अच्छा रहा, सरकार ने सोचा है किसानों के लिए। हाँ। मतलब कुछ सोच के ही निर्णय लिया है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, लड़कियों में से मैं पूछना चाहूँगा, किन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है? खाना, कुकिंग किसकी हॉबी है यहाँ पर? कुकिंग, सिलाई करना, घर की देखरेख करना? नहीं है किसी की भी? कुकिंग है। कुकिंग आपकी हॉबी है। क्या नाम है आपका? शीतल अवधिया। शीतल अवधिया। शीतल का मतलब ठंडा, ठंडक। अच्छा, एक महिला होने के, एक स्त्री होने के नाते आपको क्या लगता है कि कुकिंग लड़कियों का अधिकार या फिर उनकी ड्यूटी है, या फिर लड़कों को भी कुकिंग और मतलब घर में खाने बनाने को लेकर, दूसरे कामों को लेकर काम करना चाहिए? क्या लगता है कि सिर्फ कुकिंग महिलाओं को लेकर ही बिल्कुल फिक्स कर दिया, ये सही है गलत? नहीं, ऐसा नहीं है, कुकिंग सभी को आनी चाहिए। इमरजेंसी में काम पड़ सकता है। सिर्फ इमरजेंसी में क्यों है? रोज़मर्रा में क्या पुरुष और महिला साथ में खाना नहीं बना सकते? बनाती हैं रोज़मर्रा में, उनको तो बनाना ही पड़ेगा। वो क्यों तो बनाना पड़ेगा? मैं आपसे जाना, इसके पीछे मैं नहीं कहूँगा सही है गलत, लेकिन क्या लगता है कि क्यों महिला को ही क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि वो तो परंपरा चली है कि महिला ही खाना बनाती हैं और रुचि भी उन्हीं की है। अच्छा, रुचि भी है। हाँ, और खाना बनाना सबको पसंद भी आता है। क्या बनाती हैं आप सबसे ज़्यादा? खाने में क्या पसंद है? मैं सबसे ज़्यादा पूरन पोली बनाती हूँ। पूरन पोली? ये मराठी डिश है? कैसे बनती है, क्या रहता है इसमें? इसमें दाल से बनती है। हाँ। तो चना की दाल से। हाँ। और गुड़ उसमें मिक्स करते हैं और चना की दाल को पहले फुला लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें बहुत मतलब उसकी रेसिपी है बहुत सारी। अच्छा। तो उसके ये कहाँ से अकॉर्डिंग सीखा? घर से सीखा है फिर आजकल जो यूट्यूब पर जो चल रही है? तो नहीं सीखा मैंने, मतलब जितने भी खाना बनाना है तो वो सब यूट्यूब से सीखा, और कुछ अपनी सिस्टर से सीखा। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप यहाँ? मैं एसएससी की कर रही हूँ। एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। आप क्या अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर अभी चल रहा है आप ग्रेजुएशन? क्या कर रही हैं आप ग्रेजुएशन में? बीएससी बीएससी प्लान करें, मतलब आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है। तो साइंस बैकग्राउंड से आप इधर कॉमर्स की तरफ आई है, और क्या लगता है आपको एसएससी और प्रशासनिक सेवा जो है कि मूल तरीके की जो सेवा रहती है, सिविल सर्विसेज, क्या अंतर देखती हैं उन दोनों की पढ़ाई में?
पीएससी में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें तो, SSC में नहीं करनी पड़ती मेहनत? एसएससी में भी करनी पड़ती है, आजकल के कंपटीशन में सभी में करनी पड़ेगी मेहनत तो। बस ये है कि लेवल का फ़र्क है, उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है, पर हो गया दोनों का मतलब सही है। मैं आपका मन नहीं करा प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने का, या फिर रुचि नहीं रही? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। और कोई जिसको कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है? अच्छा, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं ना, क्यों जाना चाहते हैं आप? दोनों से पूछ रहा हूँ इसमें। सर सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी होती है इसमें। बीइंग अ गर्ल ऐसा रहता है ना कि खुद के बेस पे एक इंडिपेंडेंट होना होता है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए 2 कैटेगरीज होती है, या तो आप पब्लिक सर्विसेज में चले जाओ या तो किसी प्राइवेट कंपनी में। एंड जो एक माहौल प्राइवेट कंपनी में होता है उससे काफ़ी अच्छा और सिक्योर्ड माहौल मुझे मतलब पब्लिक में लगता है। तो इस वजह से एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फैमिली वालों को लगता है कि हमारी बेटी एक कंसिस्टेंट हो, एक जगह सेटल हो जाए सबसे पहले जॉब के लिए, क्योंकि आगे जाके यूँ भी शादी वगैरह ही करनी है, पर उसके पहले वो खुद चाहते हैं कि हमारी बच्ची एक जगह परमानेंट जगह सेटल हो जाए। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रशासनिक सेवा। एंड उसके अलावा पहले से मतलब एक पैट्रियाटिक फीलिंग भी बोलती है कि यार इस कंट्री में रह रहे हैं ना, तो इस कंट्री को सर्व करो। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि अच्छा, प्रशासनिक सेवाओं में जाकर ही कंट्री को सर्व किया जा सकता है? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ हमारे लेवल पे, मेरे लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि जितना अपना योगदान उतना कर सकते हैं। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? बोधिका मांजरेकर। बोधिका मांजरेकर, बोधिका का मतलब बताएंगे? बोधिका कम्स फ्रॉम द वर्ड बोधिक, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल। तो हाँ, इसको इंटेलेक्चुअलिटी भी बोल सकते हैं, उसके अलावा ज्ञान की देवी भी बोलते हैं। अच्छा, पिछले 2 सालों में हमने देखा है कोरोना ने जैसे पूरी दुनिया को हैरान परेशान किया है। पढ़ाई करने का तरीका और पढ़ाने का तरीका काफ़ी हद तक बदला है। क्या लगता है आपको, ऑनलाइन पढ़ाई सही है, गलत, या फिर इसको हम आविष्कार की जननी हमेशा आवश्यकता रहती है ये तो कहेंगे ही, लेकिन किस तरीके से बच्चों की बौद्धिकता पर किस तरीके से असर होगा? क्योंकि हम ऑडियो विजुअल हमें कहानी के तौर पर बता दिया जाता है, सुनाई भी दिया जाता है, दिखाई भी जाता है। जो हम पहले आंखें गड़ा कर किताबों में पढ़ते थे लाइनें, है ना, उसे हम रुक कर सोचते थे हर एक लाइन के बाद में, हम उसको एनालिसिस करते थे, उस चीज़ का हम इमेजिनेशन करते थे हर वाक्य का। लेकिन यहाँ हर चीज़ हमें दिखा दी जाती है, समझा दी जाती है, सिर्फ हम कुछ और काम करते हुए पढ़ सकते हैं हैंड फ्री लगाकर। लेकिन जब हम पढ़ते थे पहले बचपन में, तो जो पढ़ते थे सिर्फ पढ़ते थे। तो इस तरीके से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसने इफ़ेक्ट किया है पढ़ाई को? कहीं ना कहीं सही भी था, बट हाँ गलत ज़्यादा कहूँगी, बिकॉज ठीक है एरा ऐसा था, कोरोना था, तो हाँ वो चीज़ मजबूरी भी थी। बट लाइक मैं पहले से ही ऑफलाइन पढ़ी हूँ, ये 2 साल ठीक है, पर बाकी मैं भी ऑफलाइन पढ़ी हूँ। मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि हाँ जितना सामने टीचर को देख के समझ आता है, जितना उनके सामने से एक लाइव खड़े होकर समझाने में आता, उतना मुझे नहीं लगता ऑनलाइन क्लास में समझ आता है। ऑन दी अदर हैंड क्लास में कॉम्पिटिशन का माहौल होता था कि जिससे हमें लगता था कि यार नहीं इससे ज़्यादा स्कोर करना है, या इससे ज़्यादा नहीं तो अपने खुद से ज़्यादा स्कोर करना है। बट ऑनलाइन में हो गया कि हाँ कोई चिंता नहीं है कि हाँ एग्जाम भी तो ऑनलाइन है, कोई चिंता नहीं है इस बात की। तो उसके कारण भी एजुकेशन काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। एजुकेशन ठीक है, एक सेल्फ नॉलेज जो होता है, जो हमको बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ नहीं रहा है, वो सिर्फ ऐसा हो रहा है कि हाँ सर्च करो लिखो, वो वाला सिस्टम हो गया है। अच्छा, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब पढ़ रही हैं। सबसे अच्छा विषय कौन सा लगा और सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट कौन सा विषय किया कि ये इसमें इंटरेस्ट बहुत बढ़ चढ़ कर डेवलप हुआ? कौन सा विषय है? वैसे तो सर का पढ़ाना इतना अच्छा है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है। लाइक मैं प्रॉपर साइंस की हूँ, लाइक बायो सब्जेक्ट की हूँ, तो मुझे थोड़ा लगा था कि यार ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, थोड़े से टफ पढ़ेंगे, बट सर का समझाना नो डाउट बहुत अच्छा, थैंक यू सर फॉर दैट। उनका समझाना सीरियसली अच्छा था कि मुझे उन सब्जेक्ट्स में जिसमें मुझे पहले से इंटरेस्ट थोड़ा कम था, उसमें भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। कौन सा? हिस्ट्री में मुझे पहले इंटरेस्ट इतना नहीं था, अब हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अच्छा, हिस्ट्री में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा विषय को लेकर। ऐसा कौन सा आपको इंसिडेंट लगता है हिस्ट्री का विषय, एक ऐसी घटना लगती है पूरे हिस्ट्री के कि वो अगर नहीं होता तो आज संदर्भ बदल जाते, देश, विकास, समाज, हर चीज़ के? ऐसा कौन सा आपको संदर्भ, एक घटना लगती है हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास ही देखे तो, अगर वो संदर्भ, वो घटना नहीं होती तो आज का विषय और आज का समाज सब कुछ बदल जाता? सही या गलत नहीं, पर बदल जरूर जाता है। ऐसा कौन सी घटना आपको लगती है? ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं, क्योंकि लाइक अगर फ्रीडम एस्पेक्ट में बात करते हैं तो बहुत से रिवोल्ट्स भी हुए हैं, बहुत से मूवमेंट्स भी हुए हैं, तो ऐसे काफ़ी कुछ हुआ है। एक और तो अगर आप बताएं तो ये अगर बहुत सबसे प्रथम घटक होता? प्रथम स्टार्टिंग तो वैसे रिवोल्ट 1857 से हुई थी, हालांकि वो फेल हो गया था, बट स्टिल वो एक मुझे लगा था कि हाँ इट्स टफ थिंग, मतलब वो सही था एक हद तक, बिकॉज वो हर
एस्पेक्ट में इफ़ेक्ट करा था ह्यूमन माइंड को, रिलीजियसली ले लो, इकोनॉमिकली ले लो, तो उस तरीके से वो इफेक्ट तो करा था ना, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हाँ दिस वाज 57 का संग्राम, 1857 का संग्राम सबसे ज़रूरी, सबसे पहला घटक था हमारी आज़ादी को लेकर और आज के समाज को लेकर। अच्छा, आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा सलोनी चौहान। सलोनी चौहान। सलोनी का क्या मतलब? सुंदर। सुंदर। अच्छा, वही आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा, कौन सा विषय सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? सर वैसे तो मैं भी साइंस बैकग्राउंड से ही थी, मुझे तो सर का सब कुछ पढ़ाना अच्छा लगा, और एमपी ने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया है। मध्य प्रदेश में? हाँ, मुझे एमपी का कुछ भी पता नहीं था, और एमपीपीएससी का फुल फॉर्म भी पता नहीं था, और यहाँ पर आकर सर ने इतना हमको मतलब कुछ ही समय में इतना ट्रेन कर दिया है एमपी को लेके, हर चीज़ को लेके। सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एमपी मध्य प्रदेश घूमी हैं आप? कहीं गई हैं मध्य प्रदेश में? कहीं भी नहीं गई हैं? ना भी घूमे, सबसे अच्छी जगह, सबसे सुंदर, अगर आपने पढ़ा जितना देखा, ये फिर नक्शा है, कौन सी आपको लगती है जहाँ जाना चाहेंगी मध्य प्रदेश में? मैं घूमना चाहूँगी अगर मुझे समय मिला या फिर मौका मिला, तो कौन सी जगह? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट, ग्वालियर में क्या देखेंगे? क्या प्रभावित किया ग्वालियर में? ग्वालियर को किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो वहीं पर जाना चाहते हैं। और इधर भेड़ाघाट, इधर भोपालपुरा संभाग, उधर भी रायसेन वगैरह गुफा है वहाँ पर, और सांची के स्तूप वगैरह। सांची और हाँ, भोजपुर। जी सर। अच्छा, ठीक है। आप समय निकाल कर, जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई के तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो माइंड फ्रेश किस तरीके से करती है? गाने सुनती है, फिल्में देखती हैं, खेल खेलती है? क्या कोई सिनेमा पसंद है? सिनेमा, फिल्म, खेल कुछ भी पसंद नहीं, सिर्फ पढ़ाई? क्या? काफ़ी कम। चलो ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। अच्छा, आप सर क्या फैकल्टी हैं आप, स्टूडेंट क्या है? पढ़ाता हूँ सर मैं। क्या शुभ नाम आपका? महेंद्र सिंह चौहान। महेंद्र राज सिंह चौहान। क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स पढ़ाते हैं जी सर। अच्छा सर, मैथ्स सिविल सर्विसेज के लिए इतना ज़रूरी है कि एसएससी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? मैथ्स एसएससी के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, पर सिविल सर्विस के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी, एसएससी बैंक के लिए ज़्यादा मान सकते हो। अच्छा, आप भी पढ़ाने के बाद स्ट्रेस हो जाता है, इतने सारे बच्चों को हैंडल करना, है ना? आप मुझे युवा ही लग रहे हैं, ज़्यादा उम्र आपकी दिख नहीं रही है, तो पढ़ाई, शिक्षक बनने के लिए, पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाने के लिए इस चीज़ को आप किस चीज़ से इंस्पायर हुआ कि बच्चों को पढ़ा के हमें हमारा रोजगार करना चाहिए, फिर हमारे जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए? इस चीज़ पर आप बताएंगे कुछ? पढ़ाने के विषय में थोड़ा ऐसा है कि जैसे आप मैथ्स कर रहे हैं, तो मैथ्स पढ़ाने के विषय में आपको मैथ्स में जितनी रुचि है आप इतना उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो जब आप खुद पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग इतना ध्यान रखते हैं कि हमको बच्चों को किन मेथड से पढ़ाना है, कितनी तरीक़ों से हम बता सकते हैं, और किस टाइप का बच्चा है। मान लो उसका थोड़ा लेवल कम है तो हमें उस टाइप से प्रतिभा निर्माण करने में, उस बच्चे को इवैल्यूएट करने में और उसको बढ़ाने में बिल्कुल बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल। यही आपकी हॉबी है? जी। अच्छा, आप कहाँ से? बिछड़ोद गाँव है सर। बिछड़ोद। कितनी जनसंख्या है बिछड़ोद की? बिछड़ोद की करीबन 7000 के समथिंग। कौन सी विधानसभा लगती है बिछड़ोद? विधानसभा घटिया लगती है। घटिया, रामलाल मालवीय जी। हाँ, अच्छा, राजनीति में है थोड़ा इंटरेस्ट, देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। बिल्कुल। क्या लगता है समाज और देश हमारा राजनीति में, जो आज का स्तर है राजनीति का, फिर समाज का, कौन सी, किसी चीज़ की हम आलोचना ना करें, लेकिन कौन सी चीज़ में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं? क्या राजनेताओं को और जो जिम्मेदारों को क्या ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जिससे समाज, युवा और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधा है, इस चीज़ों में और हम इनरिच कर सके, वेलफेयर हमारा इस चीज़ में आए? क्या लगता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों में थोड़ी सी राजनेताओं को पारदर्शिता रखना चाहिए। सर बताएंगे सर, शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी कितना % है जीडीपी का? लगभग आप मान के चलिए उसका 4% भाग जो है शिक्षा पर खर्च किया गया है इस बार, और स्वास्थ्य पर और हेल्थ पर थोड़ा सा लगभग समान ही है, थोड़ा सा ही अंतर है ना? अच्छा, 130, 120, 125 करोड़ के देश में और सबसे बड़े युवा देश में, क्या ये शिक्षा के प्रति जो कहूँगा कि जो इस पर स्पेंड किया गया है, ये सही आपको लगता है? आकलन इसका सही है, गलत, कि और होना चाहिए था, या फिर ज़रूरत के हिसाब से सही है? हाँ, अभी ठीक है ज़रूरत के हिसाब से। हालांकि ये बजट केवल एक अनुमान है ना? इससे ज़्यादा भी खर्च किया जा सकता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो अनुमान है वह भी हमारा पूरा नहीं होता है। अच्छा, इतना भी खर्च नहीं कर पाते? इतना भी खर्च नहीं कर पाते। ऐसा क्यों खर्च क्यों नहीं कर पाते? कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती है। मान लीजिए हमने जैसे कि 2020 का जो बजट था, ठीक है, उसमें हमने बात कही थी कि एजुकेशन सेक्टर में हम इतना खर्च करेंगे, एक्स राशि जो भी है, ठीक है। अब चूंकि कोविड आ गया तो कोविड के कारण हम एजुकेशन सेक्टर में उतना खर्च नहीं कर पाए। मुद्दा और लक्ष्य बदल गया। मुद्दा जो था हमारा, और जो हमारा लक्ष्य था, टारगेट था, और जो साधन था या साध्य था,
दोनों के बीच में अंतर हो गया अब, है ना। साध्य हमारा क्या था और साधन हमने क्या अपना लिया, ये तमाम चीज़ें निर्भर करती है उस लक्ष्य को पाने में। तो उस लक्ष्य से हम भटक के या फिर कहे कि उस लक्ष्य के चक्कर में हम दूसरे लक्ष्य को या उसको समाधित करने के प्रयास में अपना जो लक्ष्य है उस मुख्य लक्ष्य को छोड़ देते हैं। अच्छा सर, आप तीनों ही फैकल्टी, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय से काम कर रहे हैं। मैं आप तीनों से ही पूछना चाहूँगा कि भारत में सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो या फिर IIT JEE की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, साइंस बैकग्राउंड की परीक्षाओं के लिए कोटा हर भीड़ लगी हुई है, और सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए दिल्ली, इलाहाबाद, और फिर अगर मध्य प्रदेश में तो इंदौर। ऐसा क्यों? क्या खुद के शहर में रहकर अच्छी शिक्षा और कंपटीशन की तैयारी नहीं की जा सकती कि आपको सिर्फ IIT जाने के लिए, क्रैक करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए कोटा ही जाना पड़ेगा, या फिर UPSC या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद, दिल्ली और मध्य प्रदेश में इंदौर ही जाना पड़ेगा? इस पर क्या लगता है आपको? तीनों से ये सवाल पूछ। देखिए, आजकल मेन क्या, जैसे कुछ चीज़ें हब होती है, जैसे अपने को ये करना है तो अपने को यहाँ जाना पड़ेगा, और ये मेंटलिटी इसलिए बनी क्योंकि वहाँ से, क्योंकि पूरे भारत के बच्चे जो क्रीम बच्चे हैं वो सब वहीं चले जाते हैं और वहीं पढ़ाई करते हैं, और ऐसे माहौल में जब वहाँ कॉम्पिटिशन का एक माहौल होता है, तो यहाँ पे भी अपन एक कॉम्पिटिशन का माहौल बना के वो चीज़ कर सकते हैं। बट वही कि ऐसे बच्चे यहाँ रुकें, वो रुकेंगे तो बिल्कुल, जैसे हम मान लो मेहनत कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, बट बच्चे मान लो उस कैटेगरी की नहीं मिले तो हमारी मेहनत उतनी अच्छी नहीं रहेगी। मगर हाँ, सारे बच्चे उस कैटेगरी के मिल गए हमको और हम मेहनत करेंगे, बिल्कुल वो चीज़ समझेंगे, और देखो यहाँ से भी रिजल्ट निकलेंगे वो चीज़। आपकी संस्थान से कैसे क्या रिजल्ट? बिल्कुल, अभी जो मेंस हुआ है, मतलब प्री का रिजल्ट आया है, इसमें से अपने यहाँ से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा। और डेफिनेटली देखते हैं, अभी अप्रैल में इनकी मेंस है, और जो फॉरेस्ट वाला है वो जूनियर। अन्य परीक्षाओं में SSC, बैंक, कांस्टेबल, इन सब की परीक्षाओं में? बिल्कुल, बैंक में जैसे राणा सर हैं, उनके तो बहुत रिजल्ट हैं, और उज्जैन में सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है। बाहर पर्चे लगे खूब देखे मैंने। हाँ, वो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, 2012 से ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और डेफिनेटली 800 प्लस उनके टोटल सिलेक्शन है जब से वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा। बैंक के तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उनके। अच्छा, आपको क्या लगता है हब संस्कृति पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का हब जो बना रखा है। शिक्षा के हब में वही है कि अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसके हाट में चले जाओ, है ना। उस हाट में चले जाओगे तो आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। सही बात है। वही क्षेत्र है हमारे यहाँ, चीज़ें और कंपटीशन और भावताओ भी वहाँ पर सही बताएगा। बराबर 15 की भिंडी हाट में 15 की सब दूर मिलेगी, है ना। जैसा कि रेडी वाला आएगा तो 20 में देगा। हाँ, ज्योतिका ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा में और ऑफलाइन शिक्षा में क्या। ऑफलाइन में दरअसल ये सारे लोग आपस में बैठते हैं तो कंपटीशन का जो भाव है वो आता है मन में, और ऑनलाइन में क्या, अकेले हैं, कंपटीशन करना है, टेस्ट की तैयारी करना है, तो इतना ज़्यादा रुचि नहीं ले पाएंगे बच्चे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और एक ये भी हो सकता है कि जो शिक्षा का हब है वहाँ हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, सारे नोट्स अवेलेबल हो, सारे हमें इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो, टीचर्स सारे अवेलेबल हो, ये भी हो सकता है। छोटे शहरों में मुझे लगता है थोड़े कम ये चीज़ें मिलती हो। अच्छा, मैं वापस पीछे तरफ पूछना चाहूँगा। पहले किताब कॉपी में वो एक पत्ता आता था विद्या का, किसने रखा है कॉपियों में? वो रखा है? क्या सोच के रखा है उसका, आप बताएंगे क्या रहता है वो, क्या चीज़? वो मुझे भी याद है पर उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं, क्या रहता है? हाँ, क्या क्यों रखते थे वो? बचपन में सब बोलते थे कि इससे विद्या आती है, तो हम भी छोटे थे। अच्छा। तो रख लेते थे कॉपी में। क्या नाम है आपका? अंजलि दुबे। अंजलि का क्या मतलब है? जब हम जल लेते हैं या कुछ पुण्य का काम करते हैं तो उसमें जब जल लेते हैं तो वो जो बनाते हैं ना हाथ का खोबा, तो उसको अंजलि बोलते हैं। अच्छा। पवित्रता के लिए अंजलि। कॉपी में वो रखने से पत्ता विद्या आती है। मतलब विद्या कैसे आती है? मतलब कि कुछ यादें बचपन की होती है स्कूल में, आज मिस करते हैं। ऐसी कौन सी यादें हैं स्कूल की जो आज मिस करते हैं? वही खेलते हैं थे सारे फ्रेंड्स के साथ बाहर। वही। कहाँ से आप? यहाँ से कि बाहर से? नहीं, प्रॉपर उज्जैन से। प्रॉपर उज्जैन से। अच्छा, और कोई स्कूल की यादें आप बताएगा कोई कि स्कूल में ऐसा कुछ इंसिडेंट या फिर कुछ भी कि स्कूल की यादें यहाँ जो आज बड़े होकर जो सीखते हैं, जो चीज़ें इतनी बदल गई है, रोज़गार का और नौकरी का इतना प्रेशर है और हर चीज़ का प्रेशर है, जो पहले सोचा था कि जीवन में ये करेंगे, बच्चे होकर सोचते कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनेंगे। क्या सोचा था कि यहीं SSC की तैयारी करेंगे कि और कोई पायलट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा? यार ये भी अच्छा साधन है, वो भी अच्छा साधन, हर चीज़ अच्छी बुरी कोई नहीं, लेकिन ऐसा कोई है जिसने सोचा था कि मैं खिलाड़ी बनूंगा या फिर मैं एक्टर बनूंगा या कुछ और है? कोई? सभी ने ये सोचा था कि SSC की तैयारी करेंगे? कोई भी नहीं है? हैं? क्या नाम आपका? जी, मेरा सचिन सुनेजा नाम है। अच्छा। और मैं सचिन नाम है और आप खेलते नहीं हो? नहीं सर। कुछ भी नहीं सर। यार ऐसा क्यों?
गाँव आप गाँव से यहीं से? यस, नहीं, ग्राम जहांगीरपुर, तहसील बननगर, जिला उज्जैन। तहसील बनने, थोड़ा ज़ोर से बोलें सर। ग्राम जहांगीरपुर है। ग्राम जहांगीरपुर। अच्छा, जहांगीरपुर गांव का नाम है। कुछ गांव का नाम की कहानी कुछ पता है, वो क्या नाम है, क्यों पड़ा गांव का नाम जहांगीरपुर? सर ये तो मालूम नहीं है। कितनी जनसंख्या है गांव की? सर 3000 ज़्यादा है। 3000 से ज़्यादा है। 3000 से ज़्यादा। तो सभी बच्चे वहाँ पे आपकी उम्र के पढ़ने के लिए अलग शहरों में गए कि वहीं पढ़ रहे हैं कि क्या है? सर कुछ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई अलग स्कूल में, और कुछ शहर भी आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ के सरकारी स्कूल देखते हैं या फिर यहाँ के प्राइवेट स्कूल देखते हैं, और गाँव के सरकारी स्कूल में क्या अंतर दिखता है मूलभूत सुविधाओं में? सर वहाँ पे इतना होता नहीं पढ़ाई वढ़ाई में जो शहर में होती है। अच्छा, पढ़ाई नहीं होती। और खेती वेती है, क्या है घर? खेती है और लहसुन बोई है गाँव। क्या लहसुन वही है? अच्छा, क्या भाव है लहसुन का भी? सर 5 से 6 हज़ार का चल रहा है अभी। भाव गिरा है कि बढ़ा है? सर गिर रहा है। और गिर रहा है। क्या कारण है भाव गिर रहा है? सर लहसुन की लेकल कटर बाहर आने लग गई तो भाव गिरने लग गया। और क्या अभी क्या समझेंगे अच्छे से? क्या वो लहसुन जैसे खेती से ज़्यादा निकलने लग गई अभी किसानों से। अच्छा, डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसलिए इसके कारण कीमत गिरने लग गई। इसके कारण कीमत गिरने लगे। और सिर्फ लहसुन बोया? हाँ सर, पूरे में लहसुन बोई है। अच्छा, ठीक है। तो हमने सभी छात्रों से, सभी लोगों, सब बच्चों से बात की, सर से भी बात की, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप जिस भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़रूर चयनित हो, मेरी ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।